राम राम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आज के वीडियो में ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक लेसन है। नेपाल के जेनजी, जिन्हें बोला जाता है कि कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पूरे दुनिया भर का ध्यान अपने ऊपर खींच लिया है। एक छोटी सी चीज़, एक सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ ये मूवमेंट धीरे धीरे एक नेशन वाइड आंदोलन बन चुका है। इसने गवर्नमेंट हिलाई, पीएम को रिजाइन करना पड़ा, पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई और पहली बार एक फीमेल इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने सफ़र किया और अब नेपाल का फ्यूचर कैसा लग रहा है। तो चलिए डीप ड्राइव करते हैं इस पूरे वीडियो में। तो सब कुछ स्टार्ट हुआ जब नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेस्ट्रिक्शन लगाई। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी कि सारे प्लेटफॉर्म ऑफिशियली रजिस्टर किए जाए और उनके कंटेंट को गवर्नमेंट रेगुलेट किए करे। यूथ, स्पेशली जेन जी, जिनके लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि एक आवाज़ का मीडियम है, उन्होंने इस पे अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अटैक माना। थिंक अबाउट इट, एक पूरी जनरेशन जो अपने करियर, अपना आर्ट और अपनी पॉलिटिक्स को ऑनलाइन बिल्ड करती है, उनके लिए सोशल मीडिया बैन एकदम अनएक्सपेक्टेड था और वहीं से गुस्सा फूट पड़ा। तो चलिए एक प्रॉपर टाइमलाइन देखते हैं। 6 to 8 सितंबर अनाउंसमेंट होता है, स्टूडेंट और यूथ सड़कों पर आते हैं और आने के साथ ही काठमांडू से सबसे पहले ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। 8 से 10 सितंबर के बीच सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। प्रोटेस्टर गवर्नमेंट बिल्डिंग को स्टॉर्म करने लगते हैं। पुलिस टीयर गैस, वाटर कैनन्स और रबर बुलेट्स यूज़ करती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में डजन्स लोग मारे जाते हैं। 11 सितंबर प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो जाते हैं। होटल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जलाए गए। काफ़ी शॉकिंग था जब रिपोर्ट आई कि 1000 प्रिजनर्स जेल तोड़कर भाग गए। ये एक और बड़ा क्राइसिस बन गया। 12 सितंबर गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया, लेकिन तब तक सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। 13 सितंबर को पीएम ओली को रिज़ाइन करना पड़ा। पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है और इलेक्शंस मार्च 2026 के लिए अनाउंस किया जाता है और एक सिंबॉलिक डिसीजन होता है सुशीला कर्की जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बैन से इतना बड़ा मूवमेंट? नहीं, ये तो सिर्फ ट्रिगर था। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला था अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन। नेपाल के यूथ को जॉब मिलना बहुत टफ है। इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है और यूथ फील करते हैं कि लीडर्स उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं। करप्शंस और नेपोटिज्म, वहीं फैमिलीज पावर में है। यंग लोग समझते हैं कि उनका कोई फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। डिजिटल नेटिव्स, जेनजी की दुनिया ही ऑनलाइन ही है। जब वही उनसे छीन लिया गया तो उन्होंने रिएक्ट किया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेपाल में लास्ट 10 से 15 सालों से गवर्नमेंट बार बार चेंज होते आ रही है। यूथ को लगता है कि लीडर्स बस कुर्सी के लिए लड़ते हैं, उनके इशू के लिए नहीं। नमस्ते छ, म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। अब बात करते हैं ह्यूमन कॉस्ट की। रिपोर्टर्स के मुताबिक लगभग 51 लोगों की जान गई है अभी तक। 1300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। कुछ फॉरेन विजिटर्स भी कैजुअलिटी लिस्ट में थे। और सबसे शॉकिंग न्यूज़, अराउंड 12,500 प्रिजनर्स अभी भी जेल तोड़कर भागे हुए हैं। सोचिए, एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस, दूसरी तरफ पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस और फिर फैमिली अपने लव वंस को ढूंढ रहे हैं। हॉस्पिटल्स ओवरफिल्ड है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, एक ट्रेजेडी भी है। प्रोटेस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ पॉलिटिक्स पे। पीएम ओली ने रिज़ाइन कर दिया, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन के लिए मार्च 2026 का डेट अनाउंस हुआ और सबसे बड़ी बात, नेपाल के हिस्ट्री में पहली बार एक वुमेन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी, सुशीला कर्की, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रही और करप्शन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड के लिए जानी जाती है। यह एक सिंबॉलिक मूवमेंट है। यूथ ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया बल्कि इंटरिम लीडर तक इन्फ्लुएंस किया। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को काउंसिलर सपोर्ट दिया,
और स्टेबिलिटी की अपील की। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने डिमांड किया कि पुलिस वायलेंस और सिविल डेथ का ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, और रीजनल पावर्स केयरफुली देख रहे हैं कि नेपाल की स्टेबिलिटी साउथ एशिया के बैलेंस पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। And by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. तो अब एनालिसिस की बात करते हैं। यह प्रोटेस्ट एक प्रूफ है कि जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर्स नहीं है, वो ग्राउंड पर भी सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। नेपाल की इंस्टीट्यूशन का टेस्ट हुआ और कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस सामने आई। इंटरिम गवर्नमेंट के पास अब एक शॉर्ट विंडो है, अगर वो रिफॉर्म नहीं लाएं तो फ्यूचर में फिर से प्रोटेस्ट हो सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये युद्ध सिर्फ सड़कों तक ही लिमिटेड रहेंगे या फॉर्मल पॉलिटिक्स में भी इंटर करेंगे? अब सबको ध्यान देना होगा इन चीज़ों पर। प्रोटेस्ट डेथ का इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगा या नहीं? प्रिजनर्स रिकैप्चर और जेल रिफॉर्म कैसे होंगे? इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन तक काम करेगी या कुछ असली रिफॉर्म्स भी करेंगी? यूथ की आवाज़, क्या वह लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में एक नई पार्टी या एक नई मूवमेंट बना पाएंगे? दोस्तों, नेपाल का यह मूवमेंट हिस्ट्री बुक में लिखा जाएगा। यह सिर्फ एक देश का प्रोटेस्ट नहीं, यह एक पूरा यूथ क्वेक था। आपको क्या लगता है, क्या जेनजी प्रोटेस्ट एक सस्टेनेबल चेंज ला सकती है या ये सिर्फ टेम्पररी मूवमेंट होगा? कमेंट में अपना ऑप्शन ज़रूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक्स के साथ।